हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में इलीगल तरीके से बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपने जजमेंट में इसको एक इलीगल एक्ट माना। लेकिन आप देखिए कि 12 दिन बाद 6 दिसंबर 1992 के 18 दिसंबर 1992 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू नेशनल और इथनिक, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। रेजोल्यूशन नंबर 47/135। आज माइनॉरिटीज डे है, 18 दिसंबर है आज। तो मैं चाहता हूं कि लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के व्यूअर्स को इंटरनेशनल लॉ में माइनॉरिटी राइट्स यूएन ने किस तरीके से रिकॉग्नाइज किए हैं उसके बारे में बताऊं। हमारे देश में कुछ लोगों को शब्द माइनॉरिटी से कुछ चिढ़ सी है। माइनॉरिटी सिर्फ धर्म की नहीं है। संविधान में जो माइनॉरिटीज है उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जिस दिन से मैंने संविधान पढ़ाना शुरू किया तब से मैं बता रहा हूं कि देश में हिंदू भी माइनॉरिटी है। पहले तो हिंदू राइट विंग जो थी वो माइनॉरिटीज को कुछ बुरी समझती थी चीज, लेकिन पिछले चंद सालों में कम से कम 3-4 बार सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई कि हिंदूज को कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, लक्षद्वीप में माइनॉरिटी माना जाए। मैं इस पे लिखता रहा हूं और बार बार मैंने कहा है कि हिंदूज भी माइनॉरिटी हैं, क्योंकि माइनॉरिटीज दो तरह की हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स जहां पर क्रिश्चियंस मेजॉरिटी में हैं वहां हिंदूज रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, या पंजाब में हिंदूज रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, या जो कश्मीर थी रेस्ट वाइल उसमें हिंदूज रिलीजियस माइनॉरिटी थे। लेकिन देश के किसी भी हिस्से में हिंदू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो सकते हैं। यूपी का हिंदी स्पीकिंग कोई हिंदू ग्रुप अगर तमिलनाडु में, केरला में रह रहा है तो जाहिर है कि वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। और मैं आपको बताऊंगा कितने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस देश में हिंदुओं के हैं, लेकिन फिर भी के.आर. मलकानी कमेटी जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिकमेंड किया था कि आर्टिकल 30 डिलीट कर दिया जाए। अजीब बात यह है कि ये लोग जो फुट सोल्जर्स हैं हिंदुत्व के, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मानते और मोहन भागवत जी की बात नहीं मानते। प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की थी 2019 में, और उसके बाद जो पहली स्पीच दी उसमें उन्होंने कहा कि सबका साथ और सबका विकास में मैं एक नया अपशब्द जोड़ रहा हूं, सबका विश्वास। यह बात ठीक है कि जिस तरीके से सीएए आया, या जिस तरीके से अब यूपी में लव जिहाद ऑर्डिनेंस आया, या कर्नाटका में काउ स्लॉटर बिल, या और कई स्टेट्स में आए, उनसे वो विश्वास जितना प्रधानमंत्री जी चाहते हैं उतना शायद बना नहीं। लेकिन फिर भी उनका मेरे ख्याल से ये बात कहना कि हमें विश्वास उनका जीतना है, ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है। मुझे लगता है कि देश के लिबरल्स और सेकुलर लोग भी क्रिटिसिज्म जब पॉलिटिकल लीडरशिप का या हिंदुत्व का हो तो उसमें तो वो खूब बोलते हैं, लेकिन भाई हर चीज में कुछ अच्छाई भी चीजें होती हैं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज क्योंकि एक फेयर लीगल बात करती है, तो मैं ये समझता हूं कि ये स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी का बहुत अप्रिशिएबल है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। और मोहन भागवत जी अभी उन्होंने 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले स्टेटमेंट दिया कि संविधान में कहीं यह नहीं लिखा है कि यहां सिर्फ हिंदू रहेंगे। उन्होंने स्टेटमेंट साफ तौर से यह दिया कि मुसलमानों का भी इस देश में इक्वल राइट है। हल्दी घाटी का जिक्र किया उन्होंने 1576 की, और यह कहा कि राणा प्रताप की तरफ से भी बहुत से मुसलमान अकबर के खिलाफ लड़ रहे थे। मैं ये समझता हूं कि ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं इनकी हमको तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि ये बात जो है ये एक काबिल कद्र बात है। अब मैं ये समझता हूं कि हमको आइए जरा सा इस बात को अब समझ लेना चाहिए कि ये रेजोल्यूशन यूडीएचआर की तरह है।
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जनरल असेंबली का 10 दिसंबर 1948 का रेजोल्यूशन, और आज इसको विश्व के इतने देशों ने मान लिया है। इसी तरीके से ये 18 दिसंबर 1992 का रेजोल्यूशन, ये भी जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन है, और जनरल असेंबली के रेजोल्यूशंस की लीगल वैल्यू इंटरनेशनल लॉ में कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ की होती है, जो बहुत हाई वैल्यू है। अब देखिए, पहले तो जनरल असेंबली ने यह कहा कि हम क्यों ये रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जब तक मैं इन वर्ड्स को पढ़ूंगा नहीं प्रीएम्बल के, तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा। माइनॉरिटी होना, माइनॉरिटीज के राइट्स की बात करना, माइनॉरिटी कल्चर के प्रिजर्व करने की बात करना, यह कोई मायूब बात नहीं है, यह कोई खराब बात नहीं है। इंटरनेशनल लॉ इसकी इजाजत देता है, और देश के संविधान में हर नागरिक का यह फंडामेंटल राइट है। आप सोचिए, आर्टिकल 29 कोई माइनॉरिटीज का राइट नहीं है। आर्टिकल 29 कहता है, एनी सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन्स हैविंग द डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट and culture of its own shall have the right to conserve the same। तो जब हम माइनॉरिटी राइट्स की बात करें, ये समझ लें कि ये देश के सारे नागरिकों के राइट है। तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा, reaffirming that one of the basic aims of the United Nations as proclaimed in the charter is to promote and encourage respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion। सबका अधिकार होगा। Reaffirming faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of human person, in equal rights of men and women and nations large and small, desiring to promote the realization of principles contained in the Charter, the Universal Declaration of Human Rights, the Convention on Prevention and Punishment of Crime of Genocide, the International Convention on the Elimination of all forms of racial discrimination, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Declaration on the Elimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief, and the Convention on the Rights of the Child, as well as other relevant international instruments that have been adopted at the universal or regional level, and those concluded between individual state members of the United Nations। इतने कन्वेंशंस हो चुके हैं, क्योंकि माइनॉरिटीज का जेनोसाइड भी हो रहा है, माइनॉरिटीज के खिलाफ इंटॉलरेंस भी है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है। और आर्टिकल 27 ऑफ इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये अब ट्रीटी है, बाइंडिंग है, इंडिया ने भी इसे रेटिफाई किया है। क्या है इसका आर्टिकल 27? In those states in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, the persons belonging to such minorities shall have the right in community with other members of their group to enjoy their own culture, profess and practice their own religion और यूज देयर ओन लैंग्वेज। यही वो आर्टिकल है जो आर्टिकल 29 की लैंग्वेज है, कि हर सिटीजन का राइट है टू कंजर्व हिज कल्चर, हिज लैंग्वेज एंड हिज स्क्रिप्ट। और रिलीजन जो है वो आर्टिकल 25 और 26 में आ गया एज अ फंडामेंटल राइट। फिर देखिए प्रीएम्बल में लिखा, considering that the promotion of protection of the rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities contribute to the political and social stability of the states in which they live। political and social stability को contribute करते हैं। माइनॉरिटी क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर माइनॉरिटी क्वेश्चंस पे हुई है। फिर आगे उन्होंने कहा कि साहब, emphasizing that the constant promotion and realization of rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities as an
integral part of development of the society as a whole, and within a democratic framework based on the rule of law would contribute to strengthening the friendship and cooperation among people of a state. ये एक डिक्लेरेशन वो उन्होंने बनाया है। अब इसका आर्टिकल 1 क्या कहता है? स्टेट शैल प्रोटेक्ट द एग्जिस्टेंस and the national or ethnic, cultural and religious and linguistic minorities within their respective territories and shall encourage conditions for the promotion of that identity. मुस्लिम आइडेंटिटी को लेके बहुत बात होती रही है। आइडेंटिटी कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी की वजह से कोई वायलेंस नहीं होनी चाहिए। अपनी कल्चर, अपने रिलीजन, अपने लैंग्वेज पर अगर किसी को फख्र हो, प्राइड हो, वो जस्टिफाइड है, वो उसका राइट है। मैं ये समझता हूं जिस तरह भारत सरकार ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कमीशंस, ओबीसी कमीशंस को अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन को भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए। फिर साफ तौर से कहा, स्टेट शेल अडॉप्ट एप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव एंड अदर मेजर्स टू अचीव दीज एंड्स। फिर आर्टिकल 2 में कहा, पर्सन्स बिलोंगिंग टू नेशनल और एथनिक, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हियर इन आफ्टर रिफर्ड एज पर्सन्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एंजॉय देयर ओन कल्चर, to profess and practice their own religion and to use their own language in private and public freely and without interference or any form of discrimination. ये स्टेट्स की जिम्मेदारी है। फिर यह भी कहा, persons belonging to minorities have the right to participate effectively in the cultural, religious, social and economic public life. जो नेशनल डिसीजंस होंगे उनमें माइनॉरिटीज से बात की जाएगी। अब मनमोहन सिंह ने कह दिया कि नेशनल रिसोर्सेज पे माइनॉरिटीज का पहला हक है, उसको बिल्कुल एक कम्युनल कलर दे दिया। जब कह दिया कि हिंदूज भी माइनॉरिटीज हैं, तो फिर माइनॉरिटीज का पहला हक है, यह कोई अपने आप में इतनी बुरी चीज नहीं थी। फिर आर्टिकल 2 के क्लॉज 4 में कहा कि माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन देयर ओन एसोसिएशंस। फिर आ जाइए आर्टिकल 3 में, पर्सन्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटीज में एक्सरसाइज देयर राइट इंक्लूडिंग दोज सेट फोर्थ इन द प्रेजेंट डिक्लेरेशन individually as well as in community with other members of their group without any discrimination. बहुत लोग कहते हैं कि जब आर्टिकल 14 आ गया, इक्वालिटी का राइट, नॉन डिस्क्रिमिनेशन का राइट आ गया आर्टिकल 15 में, तो अब माइनॉरिटीज के लिए और राइट्स की क्या जरूरत है आर्टिकल 29 और 30 में? मैंने अभी बता दिया 29 तो हर सिटीजन का राइट है, 30 में लिंग्विस्टिक और रिलीजियस दोनों माइनॉरिटीज हैं, हिंदू भी माइनॉरिटी है। लेकिन बात कंसेप्ट को समझने की है। 14 एक इंडिविजुअल का राइट है, इक्वालिटी का। एक इंडिविजुअल के साथ हो सकता है कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लेकिन अगर उसके ग्रुप को रेडिक्यूल किया जाता है, टारगेट किया जाता है, स्टीरियोटाइप उसके बारे में बात की जाती है, तो जो राइट टू कल्चर है वो अकेले एंजॉय नहीं कर सकता। अगर मैं एक कांवड़िया हूं और मुझको जाना है बरसात के मौसम में, तो अकेले जाने में वो मजा नहीं है, वो पूरा एक ग्रुप जाएगा। अगर मुहर्रम का प्रोसेशन निकलना है तो साथ में जाएगा, रथ यात्रा होनी है तो साथ में होगी। जो कल्चर है उसके लिए आपके ही ग्रुप के और लोग चाहिए। इसीलिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं कि उन इंस्टीट्यूशंस में उन कल्चर को, लैंग्वेज को, कस्टम्स को उनको प्रिजर्व किया जा सकता है। फिर यह भी साफ तौर से कह दिया गया कोई राइट का वेवर नहीं होगा। हमारे यहां भी यही लॉ है, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वेव्ड।
फिर आर्टिकल 4 में कहा कि स्टेट विल टेक measures were required to ensure that persons belonging to minorities may exercise fully and effectively all their human rights, fundamental freedoms, without any discrimination and in full equality before law. देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात नहीं कही, फुल इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसीलिए जरूरत है एक इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की। अगर एक ही रेस में दोनों घोड़े दौड़ाए जाएंगे, उससे इक्वालिटी ऑफ का आउटकम नहीं निकलेगा। इसलिए एससीज एंड एसटीज के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए, ये सब माइनॉरिटी हैं एक सेंस में, स्पेशल प्रावधान करने की जरूरत है। फिर देखिए आर्टिकल 4 में कितनी बड़ी बात कही गई है, कितना बड़ा राइट है ये। स्टेट शैल टेक मेजर्स टू क्रिएट favorable conditions to enable persons belonging to minorities to express their characteristics and to develop their culture, language, religion, traditions and customs, except where specific practices are in violation of the national law and contrary to international standards. अब इसमें FGM आ जाएगी, सती आ जाएगी इसमें। अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, वो अलाउड नहीं हो। लेकिन हर कम्युनिटी को अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में, कल्चर को, लैंग्वेज को, ट्रेडिशंस को, ये राइट दिया गया है उनको। और फिर ये देखिए, कहा गया कि स्टेट शैल टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स सो दैट वेयर एवर पॉसिबल persons belonging to minorities may have adequate opportunities to learn their mother tongue or to have instruction in their mother tongue. फिर मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को। इतने वर्षों बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी, बहुत अच्छी चीजें उसमें आई, लेकिन एक खास चीज है, फोकस ऑन मदर टंग। संविधान में ऑलरेडी था वो, आर्टिकल 350A में, लेकिन फिर भी उर्दू का मेंशन कैसे नहीं हुआ उसमें? तो कंसेप्चुअली बात मदर टंग की अच्छी लगती, लेकिन मेरे ख्याल से उर्दू का मेंशन भी किया जाना चाहिए। स्टेट शुड वेयर एप्रोप्रिएट टेक मेजर्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन in order to encourage knowledge of history, traditions, language and culture of the minorities existing within their territory. Persons belonging to minorities should have adequate opportunities to gain knowledge of the society as a whole. आर्टिकल 30 इसीलिए परमिट करता है सेकुलर एजुकेशन, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस सेटअप किए जा सकते हैं। फिर इकोनॉमिक प्रोग्रेस में उनका पार्टिसिपेशन होगा। फिर आर्टिकल 5 में कहा, नेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स शुड बी प्लान्ड एंड इंप्लीमेंटेड विद ड्यू रिगार्ड टू द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ पर्संस बिलोंगिंग टू माइनॉरिटीज। वो कहेगा साहब लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज देखे जाएंगे नेशनल प्लान बनाने में, और मेजॉरिटी क्यों नहीं देखी जाएगी? देखिए, चीफ जस्टिस लेथमैन ने भी कहा, गांधी जी ने भी कहा, लॉर्ड एटकन ने भी कहा, डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी के राइट्स तो अपने आप प्रिजर्व हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास नंबर है। जो कमजोर होता है, पावरलेस होता है, उसके प्रोटेक्शन की बात की जाती। आपने कभी राइट्स ऑफ मेन की बात सुनी? राइट्स ऑफ विमेन की बात होती है। आर्टिकल 15 में यह नहीं कहा गया कि स्टेट स्पेशल प्रोविजन करेगा मर्दों के लिए, लेकिन आर्टिकल 15 में यह कहा गया कि स्टेट करेगा स्पेशल प्रोविजन औरतों के लिए और बच्चों के लिए। इतना छोटा जो है अपना माइंड नहीं रखना चाहिए। लीजिटिमेट इंटरेस्ट, अगर किसी माइनॉरिटी का कोई इलीजिटिमेट इंटरेस्ट है, वो प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर कोई माइनॉरिटी सेसेशन में जा रही है, टेररिज्म में जा रही है, वो प्रोटेक्टेड नहीं है। लीजिटिमेट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाएगा। फिर आप आ जाइए
आर्टिकल 7 में कहा, स्टेट शुड कोऑपरेट इन ऑर्डर टू प्रमोट रेस्पेक्ट फॉर द राइट सेट फोर्थ इन द प्रेजेंट डिक्लेरेशन. The rights set forth in the present declaration shall not prejudice the enjoyment by all persons of universally recognized human rights and fundamental freedoms. मैं ये समझता हूं कि ये डिक्लेरेशन एक माइलस्टोन है माइनॉरिटी राइट्स के जूरिस्प्रूडेंस में. माइनॉरिटीज को अपनी आइडेंटिटी का, अपनी कल्चर का, अपने रिलीजन का, अपनी ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने का, कंजर्व करने का राइट आईसीसीपीआर ने दिया, इंटरनेशनल लॉ ने दिया, 1992 के इस डिक्लेरेशन ने दिया और हमारे संविधान ने दिया. यह माइनॉरिटी शब्द जो है, इससे नफरत ना करें. जैसे हम अपने जीवन में कभी ना कभी डिसेबल्ड हो जाते हैं. जब हमारी टांग टूट गई, आंख खराब हो गई, तो हम डिसेबल हो जाते हैं. ऐसे ही हर व्यक्ति कभी ना कभी माइनॉरिटी होता है. मैंने अभी एग्जाम्पल दी, यूपी का ब्राह्मण जाके तमिलनाडु में रहेगा तो माइनॉरिटी है. माइनॉरिटी राइट्स एड्रेस करते हैं प्रॉब्लम ऑफ पावरलेसनेस. देश की जो विभिन्नताएं हैं, जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वो देश के सारे इंस्टीट्यूशंस में रिफ्लेक्ट होने चाहिए. फ्रेटर्निटी हमारी प्रीएम्बल में है. प्यार हो आपस में, नफरतें ना हो. देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक देश की माइनॉरिटीज का भी विकास हो. इतनी बड़ी माइनॉरिटी हमारे पास. माइनॉरिटीज को भी इनलाइटेंड होना चाहिए, संविधान में विश्वास रखना चाहिए, देश के इंस्टीट्यूशंस को ट्रस्ट करना चाहिए. मैं समझता हूं कि आज के इंटरनेशनल माइनॉरिटी डेज में जो मैंने आपको यूएन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज के प्रावधान बताए हैं, उससे आपको एक क्लैरिटी आई होगी. लेकिन संविधान में जो माइनॉरिटीज के बारे में बात है, वो मैं अगले वीडियो में करूंगा. लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज लाइक बटन को भी जरूर क्लिक करें. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.